ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो मैं बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है, यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे यह बिल एक संवैधानिक पाप है। सर पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सर
देखिए सर दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु, यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मांगते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम यह सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया, डिस्कस। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला है और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ती। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं कि जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है।
जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला है। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर ये फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई।